नमस्कार, आप सबका स्वागत है भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस चौथी क्लास में। प्रिय विद्यार्थियों, आज के सेशन में हम सब पढ़ने वाले हैं मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे संविधान में 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद में चर्चा किया गया है। तो सबसे पहले आपको ये हम बताना चाहते हैं कि मूल अधिकार क्या है। तो देखिए, मूल अधिकार एक प्रकार का नैसर्गिक अधिकार है। नैसर्गिक अधिकार क्या होते हैं? वे अधिकार जो हमें जन्म लेने के तुरंत बाद प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें हम नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। जैसे नागरिकता है, नागरिकता हमें जन्म लेने के तुरंत बाद नहीं प्राप्त होती, जब हम 18 वर्ष के होते हैं तब हमें वो अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन जो मूल अधिकार है वो हमें जन्म लेने के तुरंत बाद ही प्राप्त होती है। और सबसे पहले मूल अधिकार को हमारे संविधान में कहाँ से कॉपी किया गया है? तो आप बोल सकते हैं कहाँ से कॉपी किया गया है? अमेरिका से। भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार का प्रावधान है वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन यानी अमेरिका के संविधान से कॉपी किया गया है। पहला पॉइंट। अगर दूसरे पॉइंट की बात हम करें तो मूल अधिकार को फ्रेंच भाषा में, फ्रेंच लैंग्वेज में इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। ध्यान से सुनिएगा, जो मूल अधिकार होता है इसे फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोनों पॉइंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच भाषा में इसे क्या कहेंगे? मैग्ना कार्टा। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 2 पॉइंट। तीसरी बात हम ये चर्चा करते हैं कि जो मूल अधिकार होता है ये हमसे कोई छीन नहीं सकता, परंतु कुछ विशेष कंडीशन में ये कुछ समय के लिए निलंबित किया जाएगा। और निलंबित किसके द्वारा किया जाएगा? तो आप बोल सकते हैं निलंबित के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। जैसे हम आपको छोटे छोटे पॉइंट आपको बता रहे हैं। जैसे जब हम क्या है बताइए, सभा करने का हमें क्या है? हमारा मूल अधिकार है। 19 का जो तीसरा पार्ट है उसमें सभा करना हमारे लिए क्या है? मूल अधिकार है। सॉरी, दूसरा सभा करना मूल अधिकार है। अभिव्यक्ति की आजादी क्या है? मूल अधिकार है। लेकिन जब चुनाव संहिता लगती है तो धारा 144 के अंतर्गत हम 5 लोगों से ज्यादा किसी भी जगह पे यूनिटी नहीं बना सकते। तो उस समय के लिए देखिए, कुछ समय के लिए जब तक चुनाव है, कुछ समय के लिए हमारे मूल अधिकार को क्या कर दिया गया? निलंबित कर दिया गया। अर्थात राष्ट्रपति हमारे मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है। तो ध्यान से समझना, अगर पूछे कि निलंबित कुछ समय के लिए कौन कर सकता है, अर्थात स्थगित कौन कुछ समय के लिए कौन कर सकता है, तो हमारे मूल अधिकार को स्थगित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो बताइए, हमारे मूल अधिकार को समाप्त कौन कर सकता है? तो हमारे देश का जो सबसे बड़ा स्तंभ है संसद, हमारे मूल अधिकार को ये समाप्त भी कर सकती है। 2 पॉइंट हो गए। देखिए, जो कुछ अधिकार ऐसे हैं जिसमें आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन मूल अधिकार आपका एक ऐसा अधिकार है जहां पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में क्या जाके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि हमें क्या है, हमारे मूल अधिकार पर क्या किया गया है, हस्तक्षेप किया गया है, हमारे मूल अधिकार पर क्षति पहुंचाई गई। तो ऐसे केस में आप सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। पॉइंट वाइज मूल अधिकार कहाँ से दिए गए? अमेरिका से दिए गए। इसे फ्रेंच भाषा में क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। राष्ट्रपति इस पे क्या कर सकता है? इसे कुछ समय के लिए निलंबित करता है। जैसे जब चुनाव आता है तो राष्ट्रपति शासन, या हम बोल सकते हैं कि धारा 144 के अंतर्गत आप सभा नहीं कर सकते। और जैसे अभी देखिए कोरोना आया था, तो कोरोना में भी क्या है, लॉकडाउन लगा के उसके अनुसार भी आपके मूल अधिकार को क्या किया गया? क्षति पहुंचाई गई। संसद क्या करता है? मूल अधिकार को समाप्त भी कर सकता है। और मूल अधिकार के केस में आप सीधे सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये आपके 5 पॉइंट हो गए। अब चलते हैं मूल अधिकार के, हम एक एक पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। जैसे अनुच्छेद 12 क्या है? ध्यान से सुनना। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार की परिभाषा ली गई। मूल अधिकार की अनुच्छेद 12 में क्या है? परिभाषा है। क्या कहा गया? कि कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य जो भी है, कोई भी स्टेट हो, कोई भी राज्य है, वो मूल अधिकार को फॉलो जरूर करेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि राज्य का मतलब जो हमारे भारत में 28 राज्य हैं उनकी बात किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे जो स्टेट शब्द इस्तेमाल किया गया है, राज्य शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये स्टेट के संदर्भ में नहीं लिया गया है। देखिए, स्टेट का यहाँ सेंस ये है कि भारत की कोई भी वह संस्था, भारत की कोई भी वह संस्था जिसका नियम या कानून बनाने में स्वतंत्र है, वो अपना नियम कानून बनाने में खुद स्वतंत्र है, उसे हम स्टेट कहेंगे। जैसे समझिए, बीसीसीआई क्या है? बीसीसीआई के स्वयं का पुलिस है, स्वयं के हॉस्पिटल है, स्वयं का स्टेडियम है, स्वयं वो सैलरी देती है, तो सब कुछ उसका स्वयं का है। तो बीसीसीआई एक प्रकार की क्या हुई? स्टेट हो गई। जैसे आप बोल सकते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, उसके पास स्वयं की पुलिस है, स्वयं का अस्पताल है, स्वयं के कर्मचारी हैं, स्वयं की सैलरी देती है, स्वयं से ही पेंशन देती है। तो आरबीआई आपका क्या है? स्टेट। ध्यान से समझना। जैसे आरबीआई हो गया, ये क्या है? स्टेट है।
बीसीसीआई हो गया, ये आपका क्या है, स्टेट है। अगर हम देख लें तो बिजली विभाग आपका विद्युत हो गया, विद्युत विभाग, इसके पास स्वयं की पुलिस है, ये स्टेट है। रेलवे क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, स्टेट है। जैसे अगर देखा जाए तो ये जितनी भी कमेटी है, जैसे आप बोल सकते हैं ओडीआई क्या है, एक प्रकार का स्टेट है। जो भी ये सब चीजें हैं, ये हमें स्टेट इन्हें कहते हैं। और मूल अधिकार में ये वर्णन है कि जो भी स्टेट है, देखिए कोई भी स्टेट हो वो मूल अधिकार का क्या करेगा, उल्लंघन नहीं करेगा, मूल अधिकार के अनुसार ही अपनी कार्रवाई करेगा। तो समझ गए होंगे स्टेट क्या है। भारत के अंदर की वह कोई भी संस्था जिसके स्वयं के नियम या कानून है, उन्हें हम स्टेट कहते हैं। जैसे आरबीआई, बीसीसीआई, विद्युत, रेलवे, ओडीआई, जितनी भी चीजें हैं उनका सबका स्वयं का, जैसे आर्मी हो गया। अब अगर कोई आदमी बोले भैया बीसीसीआई का मैच यहाँ नहीं होगा, मोदी जी या रोके, तो ऐसा नहीं है, उसका स्वयं का संस्था है वो, वहां के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगी, लेकिन वो सब कुछ अपने हिसाब से कंडक्ट करवाएगी। तो ये इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेट। तो मूल अधिकार में क्या है कि जैसे हमें घूमने की आजादी, तो ठीक है, हमें अपनी बात रखने की आजादी, हमें बसने की आजादी, सभा करने की आजादी, तो इन सब पर कोई भी स्टेट मूल अधिकार के साथ उसकी छेड़खानी नहीं करेगा। तो समझ गए होंगे अनुच्छेद 12 क्या है, मूल अधिकार की परिभाषा, कोई भी राज्य होगा यानी कोई भी स्टेट है वो मूल अधिकार को क्षति नहीं पहुंचाएगा, मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि अनुच्छेद 12 आप क्या कहें, अच्छे से समझ गए। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 में देखिए तुरंत अनुशासन लगाएंगे। ठीक है, आप मूल अधिकार, आपको घूमने की आजादी है, ठीक है आप घूमिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि किसी के आप घर में घुस जाएंगे, बोलेंगे ये मेरा मूल अधिकार है, हमको रोके तो हम सीधे कहाँ चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, तो ये गलत है। आप मूल अधिकार का सीमा में ही रहकर प्रयोग करेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि मूल अधिकार में आपको अभिव्यक्ति की आजादी है तो कि किसी को आप गाली देंगे, आपको विचरण करने की आजादी है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि किसी के आप बेडरूम में घुस जाएंगे, आपको सभा करने की ठीक है अनुमति है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कहीं भी सभा करना शुरू कर देंगे। तो मूल अधिकार का प्रयोग भी सीमा में रहकर करना है, इसलिए अनुच्छेद 13 बनाएगा कि भैया मूल अधिकार का प्रयोग आप करिए, लेकिन अल्पीकरण क्या है, अल्पीकरण बहुत जरूरी है। भैया मूल अधिकार का प्रयोग करिए, मगर अल्पीकरण क्या है, अल्पीकरण बहुत ही जरूरी है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप किसी भी तरीके से उल्लंघन करें। ठीक है, मैं समझता हूँ अनुच्छेद 12 आप समझ गए। अनुच्छेद 12, 13 समझ गए, तो अनुच्छेद 14 क्या है, अनुच्छेद 14 क्या है, सरकार के समक्ष या कानून के समक्ष, कानून के समक्ष, समक्ष समानता, या विधि के समक्ष क्या है, समानता। इसका अर्थ क्या है कि भैया कानून के समक्ष देश का प्रत्येक नागरिक समान है। अगर राजा साहब का भी कोर्ट में कोई मुकदमा है तो उनको चेयर नहीं मिलेगी, खड़े खड़े भी उनकी सुनवाई होगी। कोई स्त्री जो अपराध करेगी जितनी सजा उसको दी जाएगी, जिस जैसे बिहेव उसके साथ किया जाएगा वैसा पुरुष के साथ भी किया जाएगा। अगर देश का प्रधानमंत्री भी सुप्रीम कोर्ट में खड़ा है उसको चेयर नहीं मिलेगी। अर्थात कानून के समक्ष सभी व्यक्ति एक समान रूप से कानून के समक्ष क्या है, एक नजर में है। अर्थात हम बोल सकते हैं कानून के समक्ष क्या है, समानता का अधिकार किसमें बोला गया है, अनुच्छेद 14। फिर से कानून के समक्ष सभी, भारत के सभी नागरिक क्या है, समान। मतलब अगर एक राजा का लड़का अपराध किया तो उसको भी वही सजा दी जाएगी, और एक प्रजा का लड़का जो अपराध किया उसको वही सजा दी जाएगी। राजा के लड़कों को जिस प्रोसेस से वरी किया जाएगा उसी प्रोसेस से एक प्रजा की लड़की को भी वरी किया जाएगा। तो कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या है, समान है। तो मैं आशा करता हूँ कि अनुच्छेद 14 भी आप क्या है, अच्छे से समझ गए होंगे। अनुच्छेद 15 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 15 में क्या है, जाति, जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव आप नहीं करें। फिर से सुनिएगा अच्छे से, अगर आप इस चीज को नोट करें तो जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भी हमारे समाज में भेदभाव होता है। यानी आप किसी भी व्यक्ति से जाति, धर्म और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे कि हम उच्च जाति के हैं तो आप हमसे दूर रहिए, हमें स्पर्श न करिए। तो जाति के आधार पर अगर आप भेदभाव किए तो सीधे सीधे वो कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। धर्म के आधार पर अगर उससे आप भेदभाव किए तो सीधे कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लिंग यानी आप पुरुष है वो स्त्री है, इसके आधार पर अगर आपने भेदभाव किया तो क्या है, आप सीधे वो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। जन्म स्थान, आप बोलेंगे नहीं हम तीर्थराज प्रयाग से आए हैं, तुम जम्मू कश्मीर से आए हो,
हमारी महिमा ज्यादा है, आपकी महिमा कम है, ऐसे पोजीशन मतलब ऐसे केस में सीधे कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट। तो अनुच्छेद 15 ये कहता है जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव आप नहीं कर सकते। अनुच्छेद 16 क्या है? अनुच्छेद 16 है भैया लोक नियोजन। लोक नियोजन, लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता, इसका अर्थ क्या भैया? लोक नियोजन में समानता का अर्थ है कि सरकारी नौकरी में सभी व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए क्या है? समक्ष, मतलब सरकारी नौकरी के केस में सभी व्यक्ति क्या है? समान है। तो आपके दिमाग में आएगा फिर आरक्षण क्या है? देखिए आरक्षण एक प्रकार का क्या है, गरीब तबके के आदमी को, पिछड़ी जनजाति के लोगों को एक लेवल पे लाने के लिए एक प्रकार का हथियार है। जैसे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बताऊं कि सभी व्यक्तियों के पास पैर है, वो लाइन पे खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जिसके पास दोनों पैर नहीं, तो क्या उस व्यक्ति को उस लाइन से अलग करके आगे लाना, क्या ये मतलब एक प्रकार का उसके साथ सहानुभूति नहीं है? क्या उसको इस प्रकार आप बोल सकते हैं आरक्षण दिया गया है? तो सीधे सीधे ये अर्थ है कि लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी में समानता, अर्थात सरकारी नौकरी के समक्ष सभी व्यक्ति क्या है? समान। अगला अनुच्छेद 17 क्या है? अनुच्छेद 17 है भैया, अनुच्छेद 17 ये बोलता है अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का अंत होना चाहिए। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप भैया छुआछूत का अंत हो गया तो आप क्या करेंगे, किसी को भी स्पर्श कर लें, गलत। अल्पीकरण के अनुसार वो आपको, उसके पास निजता का अधिकार है। तो अस्पृश्यता का अंत का मतलब क्या है कि छुआछूत आप नहीं मानेंगे कि नीचे कास्ट का है, उच्च कास्ट के हैं, ये हमको टच नहीं कर सकता, हमको स्पर्श नहीं कर सकता, इस तरीके की कोई भी गतिविधि आप नहीं करेंगे। अर्थात वे अधिकार, या हम बोल सकते हैं मतलब कुछ कंडीशन पर है, जैसे आपको चिकन पॉक्स है तो क्या करेंगे, आप किसी गले लग जाएंगे, कोरोना आपको है तो किसी गले लग जाएंगे, नहीं। अल्पीकरण अर्थात आप अल्पीकरण में रह के इन सारी चीजों का क्या करेंगे, आप अच्छे से अप्लाई करेंगे। यानी अस्पृश्यता का अंत का मतलब जाति या धर्म के आधार पर आपको किसी को इस तरीके से नहीं अवहेलना करना कि तुम निम्न जाति को, हम उच्च जाति के हो तो आप हमें स्पर्श नहीं कर सकते। यानी स्पर्शता का क्या होना चाहिए, अंत होना चाहिए। अनुच्छेद आपका 18 क्या है? अनुच्छेद 18 क्या? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत। इसका क्या आता है भैया? ये नहीं, देखिए गांव में क्या होता है, गांव में भाई कोई व्यक्ति वो अपने नाम के आगे लिखेगा महाकाल, महाकाल, श्री श्री 1008, ऐसी उपाधि आप धारण नहीं कर सकते। कुछ केसेस में आप उपाधि धारण कर सकते हैं, जैसे कोई जो कानूनी आपको, जो आपको गवर्नमेंट के थ्रू उपाधि मिले, जैसे डॉक्टर का, जनरल का, आप बोल सकते हैं इंस्पेक्टर का, दरोगा का, ये जो उपाधि आपको दी गई है, इस तरीके की उपाधि आप कानूनी उपाधि धारण कर सकते हैं। मगर आप स्वयं नाम रख के कोई उपाधि धारण करेंगे, ऐसी उपाधियों का क्या है, अंत हो चुका है। अर्थात मूल अधिकार में आप पढ़ चुके, अनुच्छेद 18 क्या है, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 क्या है? अनुच्छेद 19 आपको थोड़ा सा अच्छे से आपको समझने की आवश्यकता है। अनुच्छेद 19 को हम लोग बोलते हैं संविधान मूल अधिकार का रीढ़, हम बोल सकते हैं संविधान का रीढ़ या मूल अधिकार का रीढ़। ध्यान से सुनना, इसमें 7 तरीके के क्या है, 7 तरीके के आप बोल सकते हैं मूल अधिकार के बारे में हमारे वर्णन किया गया। जैसे पहला है 19 का फर्स्ट, इसमें हमें अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति का आजादी का मतलब क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये है कि आप किसी भी बात को, आप अपना बात को जरूर रख सकते हैं किसी भी जगह पर। अभिव्यक्ति की आजादी, मीडिया की आजादी, और आप बोल सकते हैं कि किसी भी तरीके की आजादी, आप यहाँ पे घूमने की आजादी, मतलब 19 का एक क्या है, अभिव्यक्ति की आजादी, मीडिया की आजादी, इस तरीके की जो आजादी है यानी आपको छूट दी गई है 19 का फर्स्ट में। 19 का सेकंड क्या है? 19 का सेकंड है सभा करने की आजादी। सभा आप कर सकते हैं, सभा का मतलब क्या है कि आप कहीं पे एकत्रित होकर सभा कर सकते हैं। 19 का 3 क्या है? संगठन बना सकते हैं भैया, क्या कर सकते हैं, संगठन, संगठन बना सकते हैं, मतलब आप कोई यूनिटी बना सकते हैं, इसमें कोई सरकार आपको हस्तक्षेप नहीं करेगी। 19 का क्या, 19 का 4 क्या है? आपको चारों ओर घूमने की आजादी, चारों ओर विचरण कर सकते हैं, आप कहीं भी घूम सकते हैं, किसी भी तरीके का आपत्ति नहीं है। 19 का 5 क्या है? बसने की आजादी, क्या बोल सकते हैं, बसने की आजादी। और 19 का 6 क्या है? संपत्ति का अधिकार, क्या बोल सकते हैं, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। 19 का 7 क्या है भैया? 19 का 7 है व्यापार करने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार। अब देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है, क्वेश्चन कहाँ पूछता है, इसमें ये अधिकार आपका मूल अधिकार से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया।
क्यों? जैसे सरकार को कोई विकास करना है, अब सरकार रोड चौड़ीकरण करना चाहती है, आपने अब देखिए मूल अधिकार पे थोड़ा सा भी हस्तक्षेप हुआ तो कहाँ जाएगा? सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब सरकार को रेलवे लाइन बिछाना है, आपका मकान रेलवे लाइन के बीच में आ गया, तो ऐसी पोजीशन में बोल रही सरकार कि आप इसको हटाइए, लेकिन बोलेंगे नहीं, हमारे मूल अधिकार पे थोड़ा सा भी क्षति पहुंचा तो हम कहाँ जाएंगे? सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि संपत्ति के अधिकार को संविधान का 44वां संशोधन, कौन सा संशोधन? 44वां संशोधन 1978 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई जो थे, मुरारजी देसाई ने इसे क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और इस मूल अधिकार को संविधान के यहाँ से हटा के 300 के का में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? 300 के का में। और अब ये मूल अधिकार नहीं रहा, कौन सा अधिकार हो गया? कानूनी अधिकार। लेकिन बेचारे ये संशोधन करने के बाद ये पीएम बने भी नहीं, हार गए, क्योंकि उस समय इतनी सोशल मीडिया थी नहीं, इसको ग्राउंड लेवल पे लाया जाए कि नहीं भैया मूल अधिकार ऐसा नहीं। अर्थात देखिए इसको किस लिए हटाया गया? कि जो हमारे देश में विकास हो रहा है उसमें मुआवजा दे दिया जाए, जिनकी जमीन लीगल जमीन है उनको मुआवजा दे के उनके संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया और 300 के काम में डाल के इसे कानूनी अधिकार बना दिया। कौन सा संशोधन था? 44वां संशोधन 1978 में मुरारजी देसाई उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। लेकिन ग्राउंड लेवल पर लोगों तक नहीं पहुंचाया गया, उन्हें इस तरीके का अफवाह फैलाया गया कि मुरारजी देसाई ने आपकी संपत्ति को हड़प लिया, किसी भी समय आपकी संपत्ति से वो आपको दखल कर सकते हैं। तो जब ग्राउंड लेवल पे नहीं लाया गया तो इसे क्या किया गया? हटा दिया गया। और तब उस तरीके में मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद से मतलब नेक्स्ट जो पीएम का चुनाव उसमें हार गए। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक चीजें आप समझ लें। कल से हम अनुच्छेद 20 से लेकर 35 तक डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।